हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लाइट बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में प्रकाश भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि सुपर टेट के एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको बता दूं, साइंस ही चैप्टर हमारे पास प्रकाश जो है लाइट है, काफी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर हम हमारे पास सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे पास स्पेरिकल मिरर आते हैं, फिर लेंसेज आते हैं। उनके ऊपर काफी डिटेल वाली वीडियो, पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम प्रकाश के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इमेजेस को देखेंगे, प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं, प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करना शुरू करते हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। देखते हैं हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अब लाइट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, लाइट हमारे पास क्या है, तो आपको पूछा जाता है प्रकाश क्या है, तो बोल देंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। आपको क्लियरली छोटा पॉइंट तो पता होगा, ये पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है ना। प्रकाश किसकी तरह चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलता है। ऑप्शन पूछ लिया है किसकी तरह चलता है। मैंने तरंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, पूरा अच्छे से हो गया है। तरंग की डिटेल वीडियो अपने नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट में आई के बटन में भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और तरंग के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज भी हमने डिस्कस कर ली, काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। और पीवाईक्यूएस के क्वेश्चन भी देखे हमने वहां पर। तरंग हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, सभी टाइप के डिटेल वीडियो भी और एमसीक्यूज भी हो चुके हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चल सकता है नहीं चल सकता, तो ये पॉइंट पता है। अब तीनों स्पीड याद करने वाली है। पूछा जाता है कि हमारे पास v मतलब वेलोसिटी, मतलब स्पीड के लिए लिया है। a मतलब एयर जिसे हम वायु बोलते हैं, वाटर जल, g फॉर ग्लास मतलब कांच के लिए जिसे हम बोलते हैं। तो तीनों में स्पीड कितनी होती है, a w g, ऐसे याद रखना है। 3.0, 2.25, 2.0 याद रहेगी, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीनों स्पीड भी ध्यान रखनी, ए डब्ल्यू जी। ए एयर है, वाटर है, ग्लास है। तीनों में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ये भी याद रखनी, काफी यूजफुल है, न्यूमेरिकल में आ सकती है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान रखना है, जो हमारे पास लाइट की वेव्स होती है कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी वाली होती है, मैंने बताया भी था, 3 एक बार बता देता हूँ। ये वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान रखना, जिसमें एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बोल सकते हैं, वेवलेंथ, ये वाले पोर्शन आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। प्रकाश इस तरीके से ट्रेवल करता है। ये सभी कॉन्सेप्ट प्रकाश की आपको बोल सकते हैं, लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और देखते हैं हमारे पास। एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं हम यहाँ पर, लाइट के लिए कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे, जिसे हम प्रतिदीप्त भी बोल सकते हैं, या फिर प्रकाशीय वस्तु भी बोल सकते हैं। होती क्या क्या, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती है, दो टाइप की होती है। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। मीन्स हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। होते क्या क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मेरे सामने है भी बिल्कुल, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी इनमें से प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त के लिए मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन दे देंगे आपको, सन दे देंगे, मून दे देंगे, अर्थ दे देंगे, कुछ एक और एग्जाम्पल दे देंगे, कोई भी चेयर दे देंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिख देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो चीज है प्रदीप्त वस्तु या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या है, इसका भी हम आंसर करेंगे। तो जो वस्तु अपनी लाइट खुद बनाते हैं, दैट ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिट देयर लाइट ऑन सेल्फ, मतलब अपनी लाइट खुद ही बना सकते हैं, वो उन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन एग्जांपल ले सकते हैं, सूर्य अपनी लाइट खुद ही बनाता है, बिल्कुल ठीक है। तारे भी, बल्ब भी। ध्यान रखना, मून यहाँ पर नहीं है, मून यहाँ पर आएगा, चांद यहाँ पर आएगा, क्योंकि चांद ने ध्यान रखना है क्या, अपनी लाइट खुद नहीं बनाता, ये सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन मैंने अभी एमसीक्यूज बोला था, इसमें 4 ऑप्शन थे, कौन सा हमारे पास नॉन ल्यूमिनस है, तो चांद। हमारे जो 4 ऑप्शन थे उसमें से हमारा मून जो था नॉन ल्यूमिनस का ऑब्जेक्ट था, बाकी सब ल्यूमिनस थे। कौन कौन से ध्यान रखना है, सूर्य भी, तारे भी, बल्ब भी, जलता हुआ कोयला, जलती हुई मोमबत्ती, ईटीसी, ये सब कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ये प्रदीप्त वस्तु होती है, क्योंकि ये लाइट अपनी खुद ही बनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास अप्रदीप्त, मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद अपनी लाइट नहीं बनाते, ये दूसरे की लाइट, इनके ऊपर लाइट पड़ने के बाद हमें दिखते हैं। अगर रूम में आप एंटर करते हैं, कोई भी बल्ब ओपन नहीं हुआ, बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी ही नहीं। अगर बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब की लाइट पहले चेयर पे पड़ेगी, चेयर से फिर आपके ऊपर पड़ेगी, मतलब चेयर आपको कब दिखेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखेगी। तो आपको पता चल गया कौन सी हमारे पास होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद नहीं बनाते। एग्जाम्पल मेज, कुर्सी, किताब, चांद, ये सब एग्जाम्पल इसके नॉन ल्यूमिनस के। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर देंगे ना। अब देखते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। स्केटरिंग ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू उसमें आपको देखने के लिए मिल भी जाएगी। प्रकाश का प्रतिकिरण इसे बोलते हैं, स्केटरिंग ऑफ लाइट। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है। इससे ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, डेफिनेशन भी लिख दी और पढ़कर भी समझा देते हैं, नोट्स की तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें जो धूल के कण होते हैं उनसे टकराने के बाद प्रकाश फैल जाता है। वही चीज यहाँ लिखिए, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशा में फैल जाने की इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स में टच होकर लाइट जो है फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है चारों तरफ, चारों ही डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, लिखी हुई भी तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से समझेंगे। लाल रंग की मैं आपको बता दूं, जो सनलाइट आती है, सन से आने वाली लाइट, मतलब मेरे पास सन से लाइट आ रही है, ध्यान रखना, तो 7 जो लाइट आती है व्हाइट कलर की आती है। कैसी आती है? व्हाइट लाइट आती है, इसे बैंड बोलते हैं, व्हाइट बैंड। इसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ध्यान रखना। VIBGYOR, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी आपने सुना होगा। इस बैंड को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। व्हाइट कलर की लाइट होती है, सन से आने वाली लाइट, उसमें 7 कलर होते हैं। किस पार्टिकल से टकराकर कौन सा कलर फैलना है, कौन सा कलर स्कैटर होना है, वो आपको यहां पता चल जाएगा। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब आपको समझ में आ गया, लाल रंग सबसे कम फैलता है और बैंगनी कलर सबसे ज्यादा फैलता है। इसीलिए बैंगनी और ब्लू सबसे ज्यादा फैलता है। इसलिए आसमान में धूल के कण से टकराने के बाद बैंगनी और ब्लू कलर व्हाइट लाइट में 7 कलर है, 7 में से बैंगनी, इंडिगो या ब्लू कलर हमारे पास सबसे ज्यादा फैल जाता है। इसलिए इस आकाश का कलर कैसे दिखाई देता है? ब्लू या बैंगनी दिखाई देता है। घटा के टाइम पर बैंगनी से हो जाता है, वॉयलेट कलर जिसे हम बोलते हैं। और ये इंडिगो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट मतलब ये टाइप के दिखते हैं, ब्लू या इंडिगो कलर हमारे पास दिखाई देता है। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल कलर स्कैटर होता ही बहुत कम है, इसलिए डेंजरस सिग्नल को रेड कलर का बनाया जाता है ताकि दूर से ही दिख जाए, ज्यादा फैले ना, डायरेक्ट अपने टारगेट पर पहुंच जाए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सुना होगा आपने कि खतरे के निशान को रेड कलर का, डेंजरस सिग्नल्स को, रेड लाइट को रेड कलर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये बहुत कम स्कैटर होता है, धूल के कणों में फैलता नहीं है, डायरेक्ट अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बैंगनी रंग का प्रकाश का करंट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पास स्काई जो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बैंगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। बता दिए तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपको क्या दिखता है? आपको लाल रंग का सन दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाल रंग के स्काई मैंने आपको बता दिया, नीचे आने पर एटमॉस्फेयर में जितना नीचे आएगा उतने ही डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, लाल कलर स्कैटर कम होता है, इसलिए लाल दिखता है। ध्यान रखना, सूरज डूबते टाइम और निकलते टाइम रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है। तो ये सब एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुए नहीं हुए? काफी यूजफुल है कॉन्सेप्ट, ये भी ध्यान रखना है। विबग्योर वाला पार्ट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम वाला क्वेश्चन, आकाश का नीला कलर क्यों होता है, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। होप्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये क्लियर हुआ। अब डिफरेंट देखते हैं, एक और टॉपिक लाइट से रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। इसके दोनों लॉज भी काफी बार पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन बोल सकते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या, मैं आपको बता दूं, किसी भी एक प्लेन पर, किसी भी एक सरफेस पर, मानिए एक सरफेस है, एक मिरर है, जिसकी ये वाली सरफेस की ये वाली, जिसमें मैंने डैश डैश बना दिए, ये वाली साइड कौन सी है? खुदरा पृष्ठ बोल सकते हैं। ये हमारे पास रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, ध्यान रखना, जिसे हम डल सरफेस भी बोलते हैं। और ये हमारा प्लेन वाला सरफेस, इधर वाला कैसा साइड है? ये वाली साइड कैसी? प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पृष्ठ पर अगर सनलाइट या फिर प्रकाश की कोई भी लाइट आकर टकराती है तो ऑब्वियसली बात है वो बाउंस बैक होती है। आपने देखा होगा बचपन में हम शीशा ले लिया करते, सूरज से आने वाली रेस को किसी के मुंह पर ऐसे रेस मारते थे। जब प्रकाश जब किसी भी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये शीशा है, शीशे पर सनलाइट कोई भी आती है, इसे टच होकर वापस चली जाती है। यस और नो? आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जिसे हिंदी में आपतित बोलते हैं, इंग्लिश में से इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, प्रकाश की आने वाली आपतित किरण। जाने वाली को परावर्तित किरण बोलते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होकर आई है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। कोई परेशानी है ही नहीं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ये मास या हमारा मिरर है, एम डैश डिनोट कर दिया। ध्यान रखना है जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को, और ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट, इसके बीच वाली लाइन बिल्कुल, जो कि अभिलंब होता है, हिंदी में से अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ये प्लेन सरफेस का 90 डिग्री पर होता है हमेशा, ऊपर वाला एंगल भी 90, नीचे वाले भी 90, से बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। कोई पॉइंट छूटा नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके। आप देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों पॉइंट अच्छे से सुनिएगा। पहला नियम क्या होता है? द इंसिडेंट रे एंड द
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई ऑन अ सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, प्रकाश का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्या तीनों रेस एक जगह मिलती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, परावर्तन का दूसरा नियम, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है, आने वाली रेस इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल आई, आने वाली रेस कौन सी, ये वाली इंसिडेंट, और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जाने वाली रेस और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं आर। ध्यान रखना है सेकंड लॉ क्या है, मैंने आई और आर तो बता दिए, आई क्या है और आर क्या है, यहां पर दोबारा लिख दूं। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन का कोण है ये। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का। ठीक है, दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने डिग्री पर लाइट आएगी उतने डिग्री पर चली जाएगी, 30 डिग्री पर लाइट आती है 30 डिग्री पर चली जाएगी। परावर्तन का दूसरा नियम यही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारे पास सेकंड लॉ है, दोनों लॉ भी क्लियर हो गए। प्रकाश का परावर्तन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ओके हो गया। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने देख लिया। ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, इसका एंगल पूछता है 90 डिग्री पर होता है, आई और आर के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। सभी पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं प्रकाश से कुछ पॉइंट और भी बचे हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा वर्चुअल रियल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है उसे देखेंगे। अब प्रतिबिंब बोलते हैं इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्यादा डिटेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ दोनों टाइप को अच्छे से समझना है। एक मिनट सुन लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रतिबिंब मतलब इमेज हमारे पास होता क्या है, अगर प्रकाश की किरण आपस में आपसे मेरे से टच होकर किसी दूसरी जगह पर जाकर आपस में मिल जाती हैं तो ध्यान रखना वहां पर इमेज बनती है, उस केस पर अगर आपस में नहीं मिलती है तो इमेज नहीं बनती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इमेज बनती किस तरीके से। अगर मेरे पास कोई लाइट आती है, जैसे बल्ब की लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर किसी पर्दे पे जाकर मिल जाती है आपस में, तो पर्दे पे मेरी इमेज बन जाएगी, मतलब इमेज नहीं बनेगी। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, एक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। इन दोनों के एग्जाम्पल से आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं रियल इमेज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये वो इमेज होती है जो पर्दे पे जाकर मिल जाएंगी ना, और हमारे पास एक चीज ध्यान रखना है, पर्दे पे जाकर मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये उल्टी इमेज बनाती हैं। उल्टा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आपको याद रहेगा। और इनका जो हमारे पास ये पर्दे पर फॉर्म्ड हो सकती है, मीन्स मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कोई भी मूवी देखी, मूवी में माना कोई भी आपने कोई भी एक्टर देख लिया, वो एक्टर आपके सामने पर्दे पर भी दिख रहा है, वो अपने घर पर भी बैठा है, मतलब वो जो इमेज है वो रियल इमेज है बोल सकते हैं, जो हमारे पास दिख रही है उस टाइम पर। लेकिन आभासी वाले कॉन्सेप्ट से कैसे, जैसे कि आपकी आपने कोई मूवी देखी, मतलब मूवी के आपने शीशे के सामने खड़े हैं और आपने अपना फेस देखा, आप शीशे के सामने फेस देख रहे हैं, आपका फेस शीशे में दिख रहा है, आप हट जाएंगे तो वहां से इमेज भी हट जाएगी। आभासी थी, थोड़ी बहुत देर के लिए बनती थी, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर पर हमारे पास आभासी इमेज बनती है, बाकी ज्यादातर किसी पे नहीं बनती। ध्यान रखना, सीधी इमेज बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारे पास प्लेन मिरर पर बनती है ज्यादातर, और इन्हें वर्चुअल इमेज कैसे बोलते हैं, एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना। जिससे कि आप मिरर ले लेते हैं, मिरर पर आपकी इमेज 2 मिनट के लिए बनेगी और आप हटेंगे तो इमेज भी हट जाएगी। आभास है, वर्चुअल है सिर्फ, ये रियल है, इसकी इमेज बिल्कुल रियल में बन रही है। रियल में भी आपको कोई भी एक्टर यहाँ पर भी दिख रहा है और वहां पर भी है, तो रियल और वर्चुअल का थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ, इमेज किस किस टाइप की होती है। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, प्लेन मिरर। मैंने यहाँ पर भी प्लेन मिरर का नाम लिया। प्लेन मिरर पर वर्चुअल इमेज बनती है ज्यादातर, उल्टी बनती है, थोड़ी उल्टी यहाँ बनती है, सीधी बनती है, तो इसलिए प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, उससे आने वाले 1-2 पॉइंट भी देखेंगे। अब प्रकाश के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे बोल सकते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, जिसे समतल दर्पण बोलते हैं। प्लेन मिरर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी एक लाइन सीधी बना दें, इसकी इधर वाला साइड रफ सरफेस होता है, ये वाला प्लेन सरफेस होता है। घर पर कोई भी शीशा होगा, प्लेन मिरर वाला आपको कोई शीशा देखते हैं, सिंगारदान पर जो भी आपको नॉर्मल यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर का ही होता है कॉन्सेप्ट। उससे रिलेटेड पहले डेफिनेशन, फिर उससे आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया भाई, समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट के काटा हुआ कुछ भाग होता है। हाँ, कांच की प्लेट कुछ काटा हुआ भाग होता है, वो शाइनिंग सरफेस, चमकीला कैसे दिखता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे, मतलब चांदी हमारे पास सिल्वर होता है, चांदी की पॉलिश कर देते हैं, चांदी की सिल्वर कलर की, या पारे बोल सकते हैं जो हमारे पास मरकरी वाला जो कलर होता है उसकी पॉलिश कर देते हैं, इसलिए वो हमारे पास शाइनी सरफेस का दिखता है, सिल्वर कलर का दिखता है। पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड ये पॉलिश करती है। अभी आपने शीशे देखोगा, एक तरफ से सिल्वर चमक रहा है, लेकिन पीछे देखते हैं रेड, ब्लू या ग्रीन ऐसे कलर मिलते हैं जो आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। पारा या सिल्वर हमारे पास शाइनिंग सरफेस को बनाने के लिए उसके ऊपर से कौन सा लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का कलर कराया, जिससे हमारा प्लेन मिरर हमारे पास समतल दर्पण बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल ओके।
अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा यूजफुल भी और इंपॉर्टेंट भी, आपको प्रिपेयर भी करने हैं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। मतलब ध्यान रखना है, अगर आपको पूरा इमेज देखना है, प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, जो भी आपका शीशा है उसकी हाइट जो होनी चाहिए वस्तु मतलब आपकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने मेरी फुट माना, मेरी हाइट 6 फुट है, तो 3 फुट तो होनी चाहिए कम से कम, जब आपका पूरा फेस पूरा उसमें दिखेगा। शीशा कितना होना चाहिए? 3 फुट का होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्लियर। आधी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आधी होनी चाहिए, आधी से ज्यादा, आधी से कम, नन ऑफ दिस ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कभी भी ध्यान रखना, कोई इमेज आपकी बन रही है तो ध्यान रखना इमेज और आपकी जो आकार बोल सकते हैं साइज होगा, साइज हमारे पास सेम होता है प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, इसकी जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है, और जो इसकी पावर होती है, क्षमता जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से, अगर कोई यहां से 4 किलोमीटर प्रति आवर यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा कोई यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए, वो शीशे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, उसकी इमेज उसके अंदर दिखती है। ऑब्वियसली बात है उसके अंदर इमेज, जैसे जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, शीशे की तरफ जाएंगे, आज की आपकी इमेज भी पास आती रहेगी। यस और नो? जितनी स्पीड से आप जाएंगे उतनी स्पीड से वो वापस आता रहेगा। यहाँ है ना, ये क्वेश्चन वो बोल रहा है यदि वस्तु का समतल दर्पण की v चाल से गति करती है दर्पण की तरफ, ठीक है, तो प्रतिबिंब यानी कि b, प्रतिबिंब और वस्तु की सापेक्षिक गति 2v हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाती है। दोबारा सुनते अच्छे से कॉन्सेप्ट, स्पीड को नहीं रहेगी, डिस्टेंस को लेकर समझाता हूं, बहुत अच्छे से सुनो। मान लेते हैं आपकी शीशे से यहां तक की डिस्टेंस 4 मीटर है, जितना आप शीशे से दूर खड़े उतनी आपकी इमेज दिखेगी 4 मीटर की डिस्टेंस पर। हाँ या ना? ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप चलकर थोड़ा सा आगे आ जाते और अब आपकी डिस्टेंस 3 मीटर बची, तो इमेज भी तो आपकी 3 मीटर बचेगी नहीं बचेगी? इमेज भी तो थोड़ी सी आगे आ जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगी। तो अब आपके ऑब्जेक्ट और इमेज बोल सकते हैं, दर्पण तो दर्पण तक की पूछता तो 3 आ जाती, अगर उसने यहां से लेकर प्रतिबिंब इमेज तक की डिस्टेंस पूछ ली तो 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट स्पीड में भी ध्यान रखना। अगर ये इमेज की बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से इमेज भी आगे बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़े से रिमेनिंग 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये वाला पार्ट 1 वीडियो प्रकाश के लिए खत्म हो गई। और थोड़ा सा बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, गोली दर्पण सुना होगा आपने, वो सब कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड प्रकाश के कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, समतल दर्पण हो चुका है, 1-2 पॉइंट और देखते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं। देन वो 3-4 पॉइंट है क्या, बहुत अच्छे सुनते रहना है। पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन या एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई प्लेन मिरर है, यस और नो, कोई भी सनलाइट आती है, टच होकर जितने डिग्री के एंगल पर उतने डिग्री पर वापस चली गई, एक और सनलाइट आती है, मतलब आप देख रहे हैं जैसी लाइट आ रही है वैसी वापस चली गई, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता जा रहा है। यस, और प्लेन सरफेस था हमारे पास, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता क्या है? इसमें हमारे पास जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता, इसलिए वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बनाता है। कोई भी लाइट आई, पहली सीधी चली गई, दूसरी टेढ़ी चली गई, तो आप देख रहे हैं आ तो कैसे रही है और जा कैसे कैसे रही है, मतलब हमारे पास पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब इसे बोलते हैं डल सरफेस था, ये प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस से हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, डल सरफेस या रफ सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। दोनों पॉइंट क्लियर। एक और पॉइंट आता है अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं उसे, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हमारे पास होता क्या है? लैटरल इन्वर्जन का पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी चीज मिरर रखा हुआ है, मिरर के सामने कोई भी एक अल्फाबेट रख देते हैं, मान लीजिए आर लिख देते हैं, तो वो आपको उल्टा दिखेगा। ये सुनो, लैटरल इन्वर्जन का पॉइंट ये है, इसमें काफी ज्यादा अल्फाबेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सारे इंग्लिश के अल्फाबेट, जो इंग्लिश हमारे पास अल्फाबेट होते हैं 26, इनको मिरर के सामने रखा जाए, कितने ऐसे अल्फाबेट आएंगे जिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे कि ए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मिरर के सामने रखने के बाद, आई पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये कितने अल्फाबेट होंगे आप काउंट करके बता देंगे। रिफ्लेक्शन आपको ध्यान है, मिरर सामने भी रख सकते हैं, और कुछ अल्फाबेट ऐसे भी है जिनके नीचे रखने पर, जिसे वाटर इमेज बोलते हैं, नीचे रखने को तो आई को उल्टा करेंगे आई ही बनेगा, नीचे रखने के बाद भी कितने में लैटरल इन्वर्जन होगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट बता दूं जो काफी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, पानी के गिलास में अगर पानी भरकर कांच के गिलास में और उसमें नींबू डाल दे, तो आपने देखा नींबू बोल्ड मोटा मोटा से दिखाई देता है,
पहला लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये भी है। दूसरा एक और पॉइंट देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया, कांच के गिलास में पानी भर के रखो, उसके पीछे कोई भी कॉपी या नोटबुक ले जाओ, उसके अंदर जो राइटिंग दिखी होगी ना, गिलास की तरफ से देखेंगे तो राइटिंग थोड़ी बोल्ड बोल्ड दिखाई देगी, मोटी मोटी दिखाई देगी। दूसरा, कांच के गिलास में पानी भरो, उसमें सिक्का डाल दो, डेप्थ होगी तो पानी की ज्यादा, लेकिन सिक्का आपको काफी ऊपर दिखाई देगा। ये भी इसी के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, कांच के गिलास में पानी भरा, पेंसिल डाल दो, पेंसिल आप देखेंगे तो टेढ़ी टूटी हुई दिखाई देगी, लेकिन जबकि ऐसा होगा नहीं। ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं। लेटरल इन्वर्जन के एक और बहुत ज्यादा कॉमन से एग्जाम्पल देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? जो उसके आगे जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो अपने साइड में देखेंगे, साइड वाले मिरर में देखेंगे, रेयर व्यू मिरर में उनमें शीशे में एम्बुलेंस सीधा लिखाई देगा, लिखा हुआ दिखेगा। इसलिए ही लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करा गया, इसलिए एम्बुलेंस को वहां पर उल्टा लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा लेटरल इन्वर्जन कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप्स ऑफ पार्ट 1 वीडियो लाइट की आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। सुपर टेट के ये एग्जाम में काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल भी होने वाली है। पार्ट 2 वीडियो में इसकी रिमेनिंग पॉइंट भी देखेंगे। आई होप से वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।